हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। हर एक बच्चा जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, वो हमारे इस चैनल के ऊपर जो सीक्वेंस के अंदर मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उनका फायदा उठा सकता है। और इसी सीरीज में, इसी सिलसिले में हम आज पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर। तो आई होप आप सारे के सारे बच्चे इन लेक्चर्स का फायदा उठा रहे होंगे। इन लेक्चर्स से आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। एक डिफरेंट अप्रोच है मेरी फिजिक्स को पढ़ाने की, जो कि खासकर उन बच्चों के लिए जो कि एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको काफी फायदा पहुंचा सकती है। इनफैक्ट आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमें फिजिक्स समझ में आ जाती है बट हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते, मैं डायरेक्ट इस प्रॉब्लम के ऊपर अटैक करता हूँ। दिस इज द वे आई टीच। तो आई होप आप इन लेक्चर्स को देखोगे तो आपको जो प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगेगा। ये प्रॉमिस हर लेक्चर के बाद में फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट्स के अंदर आपका एप्रिसिएशन जो है वो मेरा मोटिवेशन इंक्रीज कर सकता है, तो एक बार कमेंट्स के अंदर जरूर बताना ये चीज, राइट? चलो, तो आज हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई मेंस के लिए एज वेल एज नीट के लिए, दोनों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे यूज ऑफ कैलकुलस इन मोशन। तो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हमने जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर टाइम इन्वेस्ट किया था वो कितना ज़्यादा रिटर्न देने वाला है हमें। भाई, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की थ्योरी तो जानते हो ना, कि आज तुम किसी चीज़ के अंदर 100 रुपये डालो और वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आज से 2 साल बाद में तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो आज से कुछ समय पहले हमने कैलकुलस पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन पढ़ा था मेरी स्टाइल में। अब उसका डायरेक्ट फायदा होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, जहां पर आप देखोगे कि कैलकुलस का मोशन को स्टडी करने में किस तरीके से यूज होता है। देन वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन एंड डेफिनेटली ढेर सारे वर्कड आउट एग्जांपल्स होंगे। तो एक एक चीज हम अच्छे से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। ये हमारे आज के टॉपिक्स है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आप जो ये सीक्वेंस के अंदर लेक्चर डाल रहे हो, इनसे हम नीट के अंदर कितना स्कोर कर सकते हैं, जेई मीन्स के अंदर कितना स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा, अगर आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है, अगर आपके पास में प्रैक्टिस के लिए अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, तो सिर्फ इन लेक्चर्स का जो मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ, इनका फायदा उठाकर आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट काफी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो पूरा आपकी ही गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करनी है, और काइंड ऑफ मुझसे आप गारंटी चाहते हो कि सर आप हमें बताओ क्या करना है, आप हमें गारंटी दो कि भैया ये करोगे तो आपका इतना इतना स्कोर आ जाएगा, हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो उनमें से सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध करवा सकता हूँ, वो है मेरे लेक्चर्स जो कि मैं करवा रहा हूँ सीक्वेंस के अंदर। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 100%, तो आपको लेक्चर्स के बाद में नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं ताकि आप खुद एक बार दोबारा से रिवाइज कर सको। फिर चाहिए होती है आपको डीपीपीज, और उन डीपीपीज के अंदर होते हैं मेरे द्वारा सेलेक्ट करे गए सवाल, और वो भी एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं। देखो, सीक्वेंस में पढ़ने का भी फायदा है और सीक्वेंस में प्रैक्टिस करने का और भी ज्यादा फायदा है। इसलिए मेरे द्वारा सेलेक्ट की गई, मेरे द्वारा बनाई गई डीपीपीज जो है हर लेक्चर के बाद में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी उस लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करने में। फिर उनका सोल्यूशन हो गया, डाउट्स हो गए, मेरे से डायरेक्ट बात करना हो गया, मेंटोरशिप हो गया, ये सब कुछ रिक्वायर्ड है अगर आप चाहते हो मुझसे सिलेक्शन की गारंटी। और ये सब कुछ एक बहुत अच्छे सीक्वेंस के अंदर मैंने उपलब्ध करवा रखा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैंने खुद से बनाई है, इसलिए काफी प्राउड फील होता है मुझे इसके बारे में बताते हुए। www.physicsman.in, इस वेबसाइट को एक बार जरूर चेकआउट करना। इन केस आप पहली बार मुझसे इस लेक्चर के थ्रू जुड़ रहे हो, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो आप एक बार जरूर इस वेबसाइट को चेकआउट करना, ठीक है। अब अपन चलते हैं हमारे आज के लेक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। तो याद करो, लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात करी थी। हमने क्या बताया था?
हमने बताया था कि अगर पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, मान लो आपका पार्टिकल पहले यहां पर था पॉइंट ए पर, और फिर कहां पर चला गया, यहां पर चला गया पॉइंट बी पर, तो यहां से यहां तक जाने में आपका जो पार्टिकल है उसने कितना टाइम लिया? तो आपका जो पहला पार्टिकल है या पहला पर्सन जो है उसने यहां तक जाने में कितना टाइम लिया? उसने यहां तक जाने में 10 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, उसने यहां तक जाने में कितना टाइम लिया? 10 मिनट का टाइम लिया। 10 मिनट में वो कहां से कहां पहुंच गया? ए से बी पर पहुंच गया। अच्छा, एक और पर्सन है, वो भी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वो भी कहां तक जाता है? पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, वो भी पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक जाता है, और ये थोड़ा सा आलसी इंसान है, ये थोड़ा सा थका हुआ इंसान है, ये बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, और इसने पहले से सोच रखा है कि भाई साहब मैं तो पूरे 30 मिनट लेने वाला हूं ए से बी तक पहुंचने के अंदर। तो अगर आप सिर्फ डिस्टेंस के नजरिए से देखोगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से देखोगे, तो दोनों की मोशन सेम है। अगर आपसे पूछे कि बताओ दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पहले वाले पर्सन का डिस्प्लेसमेंट भी ए से लेके बी तक है, और दूसरे वाले पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ए से लेके बी तक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से देखा जाए तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इन दिस केस दोनों की डिस्टेंस भी बराबर है, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हमें पता है कि यहां पर एक बहुत गहरा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर हम हमारे शब्दों में बात करें तो हमें पता है कि पहला आदमी जो है वो फास्ट है, और दूसरा आदमी जो है वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में स्लो है। तो मोशन की फास्टनेस या मोशन की स्लोनेस जो है उसको हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड। अभी मैं बताऊंगा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बट पहले जरूरत समझो कि हम नई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे ही नहीं बनाते हवा में कि बच्चों को परेशान करना है, बच्चों को ज्यादा पढ़ाना है, चलो एक और फिजिकल क्वांटिटी बना दो, ऐसा नहीं होता। हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। हमने देखा कि सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक ही अपना डिस्कशन एंड कर देंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस नजरिए से तो दोनों की मोशन सेम है। हाँ, इनके बीच का डिफरेंस बताने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी यहां पर डिफाइन करेंगे, जो कि इनकी मोशन की फास्टनेस या स्लोनेस, मतलब मोशन की जो रेट है उसको रिप्रेजेंट करेगी, और उसी को कहा जाता है बेटा स्पीड और वेलोसिटी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? बहुत आसान है, आपको ये देखना है कि पर यूनिट टाइम कितना चल रहा है आदमी। ठीक है, तो आप क्या करो, जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो भी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको आप किससे डिवाइड कर दो? उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर आपने देखा था कि यार डिस्प्लेसमेंट तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। पाथ के ऊपर डिपेंड करे इसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था टोटल डिस्टेंस। तो अगर आप डिस्टेंस के नजरिए से देखोगे तो टोटल डिस्टेंस को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो कहलाएगी इसका स्केलर काउंटर पार्ट, जिसको कहा जाता है एवरेज स्पीड कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में वही डिफरेंस है जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में था। ठीक है, दोनों की ही एसआई यूनिट जो है वो आप बता सकते हो, दोनों की ही एसआई यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड, और दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, छोटी सी बात है, वो है आपका L1T-1, ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे यहां पर है कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं,
तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है और जो डिस्टेंस होती है वो दोनों बराबर होती है। तो वो केस यहां पर भी आपको बनते हुए नजर आएगा। कौन सा बनते हुए नजर आएगा कि इफ पार्टिकल मूव्स यूनिडायरेक्शनली, इफ पार्टिकल मूव्स यूनिडायरेक्शनली, ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो अगर पार्टिकल यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है तो उस केस में आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर हो जाते थे। तो सेम रिलेशन यहां पर भी होगा। उस केस में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ये और एवरेज स्पीड जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर केस के अंदर। और अगर मान लो नॉट यूनिडायरेक्शनली, अगर मान लो पार्टिकल नॉट यूनिडायरेक्शनली, मैं है ना शॉर्ट में लिखता हूं चीजें, नॉट यूनिडायरेक्शनली, अब की बार मान लो वो यूनिडायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो उस केस में वही रिलेशन यहां पर भी आपको मिलेगा कि उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम हो जाएगा एवरेज स्पीड के कंपैरिजन में। ये सब ऐसी बातें हैं बेटा जो कि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स की फॉर्म में गिवन है। और आजकल जो पैटर्न चेंज होता जा रहा है नीट का और जेईई मेंस का, जहां पर कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, उनकी डीप मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, वहां पर आपको इस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है कि एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चले, आप कनेक्ट कर पाओ एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर पता पड़ गई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। अभी तक हमने कोई कैलकुलस का यूज नहीं किया, अभी तक हम बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पता है पहली बार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप पढ़ते हो आई गेस क्लास 6 या 7 के अंदर, पहली बार। तो वही पढ़ रहे हैं अभी अपन, लेकिन अब हम एप्लीकेशन के नजरिए से पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो सवाल मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं वो एक 6ठी या 7वीं क्लास के बच्चे को भी करवाए जा सकते हैं। इतना आसान है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विथ वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, यानी कि पार्टिकल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है कुछ देर तक, टी टाइम तक, है ना। तो ऐसे जा रहा है वो, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यहां पर गया वो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम टी विथ वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, फिर उसके बाद में वो यहां से यहां चला गया, उसके बाद में वो यहां से यहां चला गया, ठीक है। अब देखो वो शुरुआत कहां से करा था, यहां से, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, और अंत में कहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, ये इसका फाइनल है पॉइंट, ठीक। तो आपसे पूछा गया है बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो या तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप वेक्टर्स का यूज करो कि सर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के सम के इक्वल होगा। अब ये वाला जो वेक्टर है ये कितने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी है इसकी v और टाइम लगा है इसको t, और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका i कैप। मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव नहीं करता तो वेक्टर्स का यूज करना हमेशा फायदेमंद होता है। देखना यहां पर आपको फायदा नजर आएगा। इसी प्रकार से जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो वही उसकी वेलोसिटी v है, टाइम t तक चल रहा है, बट अब की बार डायरेक्शन क्या है, अब की बार डायरेक्शन है g कैप। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बताओ ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस वाले और इस वाले डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल। तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v टाइम्स t और i कैप प्लस j कैप, मैंने v टाइम्स t को कॉमन ले लिया, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब आपसे दो तरीके से आंसर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है
कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में बताओ। पता है बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म में हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। और टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक t और यहां से यहां तक भी t। तो टोटल टाइम कितना लगा हमारा, ट्वाइस ऑफ t लगा। ये हमारा टोटल टाइम हो गया। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा v टाइम्स t टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, ट्वाइस ऑफ t से डिवाइड कर दिया। t से t चला गया तो आंसर आ गया v डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। तो एक तो ये तुमसे पूछा जा सकता है। अब तुमने देखा यार ऑप्शन में ये नहीं पूछ रहा हमसे, ऑप्शन में ऑल्दो इसने मेंशन नहीं किया कि एवरेज वेलोसिटी बोला है इसने, तो हम तो बाय डिफॉल्ट पहले वेक्टर ही निकालेंगे। हालांकि ऑप्शन देख के पता चला कि यार हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम दोनों चीज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, v एवरेज, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो देखो v डिवाइडेड बाय 2 जो है ये तो कांस्टेंट है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, रूट रूट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो यहां पर भी 1 का स्क्वायर आ गया, यहां पर भी 1 का स्क्वायर आ गया। मतलब ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, और ये रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका v डिवाइडेड बाय रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर आपको नजर आ रहा है। आप आसानी से इसको टिक भी लगा सकते हो। दिस इज द प्रॉपर मेथड। ठीक है, मैं कोई शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं बता रहा, जो स्टैंडर्ड मेथड है वो पहले आपको समझना होता है, क्योंकि वो हमेशा कंसेप्चुअल होता है। अब चलो ठीक है सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं भाई, हमने ऑप्शंस देखे, तो हमने ऑप्शन देख के पता लगा लिया कि हमसे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछी जा रही, हमसे पूछी जा रही है किस फॉर्मेट के अंदर, उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट के अंदर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो वो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ये वीटी है, ये वीटी है, तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जो एस होगा, या डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिख दो, वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स v मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास में ये आ गया। तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट ही हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज ट्वाइस ऑफ टी। ये ध्यान रखना बेटा, टोटल टाइम ट्वाइस ऑफ टी है, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, वो टी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका √2 मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ टी, टी से टी चला गया, और यहां से भी आंसर कितना आएगा आपका, v डिवाइडेड बाय √2 आएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये मेथड तो बहुत छोटा है, आपने ये क्यों नहीं बताया, पहले ये वाला क्यों बताया। बेटा ये मेरी स्टाइल है, मैं हमेशा कंसेप्चुअल चीजें बताता हूँ। देखो शॉर्टकट्स जो हैं या जो छोटे तरीके हैं ना, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए होते हैं, बट जो स्टैंडर्ड मेथड है वो किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोनों तरीके बताता हूँ, खैर मेरे से तो पढ़ रहे हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो एक ही सवाल के आपको 3-3 4-4 तरीके बताऊंगा, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ आगे बढ़ेगी तो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। देखो क्वेश्चन कितना आसान है कि सर ये क्वेश्चन तो आपने दिया हमने वैसे ही कर लिया, नहीं, फिर भी आप मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर भी मेरा सॉल्यूशन देखो, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं तो मेरा काम उसका सॉल्यूशन बताना नहीं होता, मेरा काम है उसके थ्रू आपको कंसेप्ट्स को सिखाना कि देखो इसमें ये ऐसा ऐसा भी हो सकता है। और देखो अपन और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मजा आएगा आपको। A particle moves in a straight line for 20 seconds with velocity 3 meter per second, then moves with velocity 4 meter per second another 20 seconds, and finally moves with velocity 5 meter per second for another 20 seconds. तो ये बहुत स्पेसिफिक केस है। तो सबसे पहले तो मैं इस स्पेसिफिक केस को आपको बता देता हूं एज अ फॉर्मूला, आपको इसको ध्यान रखना है, आया कहां से वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना, बट पहले इसको एज ए स्पेसिफिक केस आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम रखेंगे अपन इसका, इसका अपन नाम रखेंगे इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। तो आपको टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल नजर आएंगे और डिफरेंट
स्पीड या फिर वेलोसिटी, आपको स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हर टाइम इंटरवल में अलग नजर आएगी। तो अगर ऐसा हो रहा हो और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए या एवरेज स्पीड पूछी जाए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सीधा सीधा आपको क्या करना है, v1 प्लस v2, जो अलग अलग स्पीड्स आपको दे रखी है उनको ऐड करना है, और नंबर ऑफ इंटरवल्स, जो भी नंबर ऑफ इंटरवल से 2 इंटरवल दे रखे हैं, 3 इंटरवल दे रहे हैं, उससे आपको डिवाइड कर देना है। अब इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पर यूज करोगे। अब सर ये पूछोगे आया कहां से, तो फंडा वही है कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, और टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? पहले वाले इंटरवल में स्पीड v1 है तो v1 इंटू टी हो जाएगी, दूसरे वाले इंटरवल में स्पीड v2 है तो v2 इंटू टी हो जाएगी, तीसरे वाले इंटरवल में स्पीड v3 है तो v3 इंटू टी हो जाएगी, v3 इंटू टी हो जाएगी। ऐसे हर इंटरवल की हम डिस्टेंस निकालते गए, और क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमने उनको ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो टी सब में से कॉमन आ जाएगा, और नीचे टोटल टाइम कितना होगा, n टाइम्स टी, क्योंकि हर इंटरवल का पीरियड टी है और n इंटरवल्स है, तो टी से टी कट जाएगा और हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। बट अब हमारे लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हमारे लिए स्पेसिफिक केस और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट यहां पर लग जाएगा, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकंड। तो आप नोटिस करो, हमें यहां पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने दे रखे हैं, 3। ठीक है, तो यहां पर हमें जो गिवन है वो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने गिवन है, हमें 3 गिवन है, और तीनों की अलग अलग स्पीड हमें गिवन है। जैसे v1 हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, v2 हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, और v3 हमें गिवन है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे हमें तीनों की स्पीड्स गिवन है। तो क्या हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इतना आसान कर दिया अब तो आपने। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इन तीनों का सम, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, दैट इज 3। तो 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये पहला स्पेसिफिक केस हुआ। अब इस स्पेसिफिक केस को हम लोग आगे भी एक्सप्लोर करेंगे कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, वो भी आपको बताऊंगा मैं, और इसी तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना, तो थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक बार इसको अच्छे से देख लो आप। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो आप। हम्म, एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक केस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आ जाओ। अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस विथ a speed of 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ विथ 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में नोटिस करो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये भी हमारा एक स्पेसिफिक केस बनेगा। ठीक है, और इसको भी आपको अच्छे से सीखना है, और फिर मैं इनको मिक्स करना भी बताऊंगा। तो ये हमारा एक और स्पेसिफिक केस बन गया। अब इस स्पेसिफिक केस में क्या हो रहा है, आप नोटिस करो, इस केस में आपकी जो डिस्टेंस इंटरवल है वो सेम है। नोटिस करो, ट्रेन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो मान लो टोटल डिस्टेंस आपकी s है, तो उसका आधा s/2 वो अलग स्पीड से कवर कर रहा है, और अगला आधा s/2 वो अलग स्पीड से कवर कर रहा है। यानी कि यहां पर टाइम इंटरवल सेम नहीं है, यहां पर डिस्टेंस इंटरवल जो है, डिस्टेंस इंटरवल जो है वो आपके सेम है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है।
और हर डिस्टेंस इंटरवल में आपकी जो स्पीड है वो आपको क्या दे रखी है, डिफरेंट दे रखी है। अब ऐसे केस में आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो बड़ा सिंपल सा है, इन दिस केस नंबर ऑफ इंटरवल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, सबके रेसिप्रोकल ऐड करते चले जाओ, 1 डिवाइडेड बाय v1 ये पहले इंटरवल की है, 1 डिवाइडेड बाय v2 ये दूसरे इंटरवल की है, 1 डिवाइडेड बाय v3 ये तीसरे इंटरवल की है, और ऐसे करते 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 आप पहुंच गए 1 डिवाइडेड बाय vn। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा पढ़ा लेने दो मुझे, चलो आप वहां चले जाओ, आ जाओ। हाँ ठीक है, तो अब अपन इस केस को देख लेते हैं, डिस्टेंस इंटरवल सेम है और स्पीड हमारी डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर ये आया कहां से, ये आया कहां से, तो एक बार फटाफट से बता देता हूँ, हालांकि डेरिवेशन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डायरेक्ट इस केस को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या कि आपकी जो टोटल डिस्टेंस थी, ठीक है, मान लो आपकी जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो ये वाला हिस्सा जो है ये s डिवाइडेड बाय 2 है, और ये वाला हिस्सा जो है ये भी s डिवाइडेड बाय 2 है। इसमें स्पीड अलग है, तो कोई पूछेगा कि बताओ इसमें टाइम कितना लगा t1, तो आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस है s डिवाइडेड बाय 2 उसको स्पीड से डिवाइड कर दोगे, v1 से डिवाइड कर दोगे, इतना टाइम लगा। ऐसे कोई पूछे कि बताओ इसमें टाइम कितना लगा, क्योंकि स्पीड अलग है तो इसमें टाइम अलग लगेगा, s डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय v2 इतना टाइम लगा। और हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी आपकी s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि ये हो जाएगा t1 प्लस t2, ये आपका टोटल टाइम हो गया। और दोनों टाइम्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका s डिवाइडेड बाय t1 की जगह अपन रख सकते हैं s डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ t1, और t2 की जगह अपन रख सकते हैं s डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ t2। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको अपन ऊपर ले चलते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ये कि s अपॉन v एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू s अपॉन ट्वाइस ऑफ t1 प्लस s अपॉन ट्वाइस ऑफ t2। ये पूरा का पूरा जो है ये उठा के मैं उस साइड ले गया, और v एवरेज को मैं उठा के s के नीचे लेके आ गया, उसको मैंने रीअरेंज करा है। अब आप नोटिस करोगे यार s से s तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है, यहां से 2 कॉमन आएगा और उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज सकते हो। तो यहां से एक रिलेशन बनेगा कि ट्वाइस ऑफ या ट्वाइस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, 2 डिवाइडेड बाय वी एवरेज इज नथिंग बट यहां पर, सॉरी मैंने t1 लिख दिया, यहां पर v1 आएगा, ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर v1 आएगा, है ना, v1 v2 आएगा, यहां पर v1 आएगा, यहां पर v2 आएगा, ऐसे यहां पर भी चेंज कर लो। तो अब फाइनली जो आपका फॉर्मूला बना वो बना v1 और यहाँ पर v2। तो फाइनली आपका फॉर्मूला बना 1/v1 प्लस 1/v2। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। बट अगेन आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको स्पेसिफिक केसेस को पकड़ के रखना है ताकि आपकी स्पीड बढ़े और आप चीज़ों को फास्ट कर पाओ। फिर इन्हीं को मिक्स करके बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो ये तरीका हो गया, जान लिया आपने, बट आगे से आप हमेशा एज स्पेसिफिक केस इसको ध्यान रखोगे। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आएगा, चलो, तो यहां पर कितने इंटरवल दे रखे हैं हमें, 2, तो n की जगह हमने रख दिया 2 डिवाइडेड बाय v एवरेज, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन पहले इंटरवल में स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और 1 अपॉन दूसरे इंटरवल में स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इनका एलसीएम आ जाएगा 120, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2, मतलब
5 डिवाइडेड बाय 120। इसका मतलब v एवरेज जो होगा वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 5। 5 से ये कट गया कितनी बार, 24 बार, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर एकदम करेक्ट। तो अब दोनों स्पेसिफिक केस हमारे पास में आ चुके हैं, दोनों के दोनों केसेस हमारे पास में आ चुके हैं। आगे देखो, a car moving on a straight road covers 1/3 of a certain distance with 20 km per hour and the rest with 60 km per hour। अब आप बोलोगे सर यहां तो दोनों ही केसेस फेल हो गए, ना तो टाइम इंटरवल अलग है, टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम नहीं है ना, इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल नहीं दे रहा, और डिस्टेंस इंटरवल भी सेम नहीं है। पहली डिस्टेंस जो है वो 1/3 है, मतलब s/3, और दूसरी जो डिस्टेंस इंटरवल है वो 2/3 है, ट्वाइस ऑफ s/3 है। तो अब ऐसे केसेस में क्या करें? तो वैसे तो हमारे पास में ओरिजिनल मेथड है जिसके थ्रू हमने डिराइव करा था कि जब कुछ भी ना समझ में आए तो टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो और डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। ज्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। लेकिन मैं आपको एक अच्छा वाला मेथड बताता हूं जो कि हमारे स्पेसिफिक केसेस के ऊपर बेस्ड है। कि मान लो हमें डिस्टेंस इंटरवल सेम नहीं दे रखा, हम उसको सेम बना लेंगे। हम देखेंगे सबसे छोटा डिस्टेंस इंटरवल कौन सा है, 1/3। तो हमने क्या करा, जो 1/3 डिस्टेंस है s/3, इसके लिए स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। और अगला जो 2/3 है उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अगले 2/3 को भी हमने s/3 और s/3 ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, दोनों में आपकी स्पीड क्या है, सेम है। यहां पर भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो क्वेश्चन हमारे स्पेसिफिक केस के ऊपर बेस्ड नहीं था, हमने चालाकी से उसको हमारा स्पेसिफिक केस बना लिया। अब हमने देखा कि हमारे डिस्टेंस इंटरवल सेम है, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो गए, यहां पर 3 हो गए। ठीक है, और आपको पता पड़ गया कि ये हो जाएगा हमारा v1, ये हो जाएगा हमारा v2, और ये हो जाएगा हमारा v3। केस कौन सा लगा, केस लगा हमारा इक्वल डिस्टेंस इंटरवल वाला, ये वाला हमारा केस यहां पर लगा, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल वाला केस हमारा यहां पर लगते हुए नजर आया। बस हो गया। तो v एवरेज कितना आएगा, तो आप लिखोगे n, n मतलब 3 डिवाइडेड बाय v एवरेज जो कि आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1/v1 मतलब हो गया 20 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो यहां पर जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 60, तो इधर बचेगा 3 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 5/60, और इधर बच गया आपका 3/v एवरेज। तो यहां से जब आप v एवरेज निकालोगे तो v एवरेज जो होगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 12 बार गया और ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो एक एक चीज आप समझते हुए चलो, मैं जो स्पेसिफिक केसेस बताता हूं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं बेटा, लेकिन उस स्पेसिफिक केस को कब लगाना है और कैसे लगाना है, मान लो कोई उसके ऊपर बेस्ड ना हो तो उसमें भी कैसे स्पेसिफिक केस को ढूंढा जा सकता है, ये मैं आपको यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलें अपन। अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। The other half of the distance is covered in 2 equal time intervals. पहला 4.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा 7.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों चीजें हो रही है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों चीजें हो रही है। भाई आपकी जो आधी डिस्टेंस है, जो आपकी आधी डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो आपकी आधी डिस्टेंस है मतलब जो s/2 डिस्टेंस है, इसमें आपकी स्पीड कितनी दे रखी है, इसमें आपकी स्पीड आपको दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड।
और फिर जो अगली आधी डिस्टेंस है उसको दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, पहले में स्पीड कम है और दूसरे में स्पीड ज्यादा है, तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि ये पहला टाइम इंटरवल हो गया और ये दूसरा टाइम इंटरवल हो गया। ओवरऑल आपकी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? ओवरऑल आपकी डिस्टेंस अगेन s/2 के इक्वल है। हाँ, इस टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी है? तो इस टाइम इंटरवल में स्पीड है v इज इक्वल टू 4.5 और इस टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी है? v इज इक्वल टू 7.5। तो क्या आप एक बार के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, तो क्या ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन का, क्या ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारे स्पेसिफिक केस के अंडर आता है? आप बोलोगे हाँ आता है। कौन सा वाला केस लगेगा यहां पर? तो यहां पर लगेगा आपका इक्वल टाइम इंटरवल वाला केस, ये यहां पर लग जाएगा, क्योंकि यहां पर टाइम इंटरवल दोनों के सेम है और स्पीड अलग अलग है। तो अगर कोई पूछे कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसका नाम मान लो मैंने v2 रख दिया, इसका नाम v3 रख दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि v23 कितनी होगी, मतलब v2 और v3 का एवरेज कितना होगा, तो इक्वल टाइम इंटरवल वाला केस लगाएंगे। हम क्या करेंगे? v2 को ऐड कर देंगे, v3 को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ इंटरवल्स 2 है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर? तो ये आ जाएगा 4.5 प्लस 7.5 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7.5 हो गया 8, 4 हो गया 12, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें पता पड़ गया कि इस डिस्टेंस इंटरवल की स्पीड कितनी है? v1 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो ये v23 अब हमने निकाल लिया कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। और अब इन दोनों के लिए कौन सा वाला केस लगाया जा सकता है? इन दोनों के लिए लगाया जा सकता है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल वाला केस, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस और यहां पर ऑल डिस्टेंस सेम है। तो अब यहां पर आप क्या लगाओगे? इक्वल डिस्टेंस इंटरवल लगाओगे, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल लगाओगे। तो अब आपका जो केस है वो आपको पता पड़ गया, दो इंटरवल है तो n की जगह रख दिया मैंने 2, डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 1 अपॉन पहली वाली स्पीड हो गई 12 प्लस 1 अपॉन दूसरी वाली स्पीड हो गई 6। सॉल्व कर लो इसको, तो 2 डिवाइडेड बाय v एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा? 12 आ गया आपका एलसीएम, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 से कैंसिल आउट हो गया 1/4, तो v एवरेज आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। दिस वुड बी योर आंसर। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आप अनगिनत सवाल कर लो, अनगिनत, लेकिन करो स्मार्ट तरीके से। मैं इसीलिए फिजिक्स में हथियारों की लैंग्वेज यूज करता हूं कि आपके पास में कुछ हथियार हैं। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं जो आपको स्पेसिफिक केस बताता हूं, ये सब आपके हथियार हैं सारे के सारे। अब इनको कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये तुम मुझसे सीखते चले जाओ और इसको फिर तुम प्रैक्टिस करो खुद से। प्रैक्टिस कहां पर करोगे? डीपीपीस के अंदर। डीपीपीस कहां पर मिलेगी? वेबसाइट के ऊपर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास में तो XYZ कोचिंग के मॉड्यूल पढ़े हैं, या टेलीग्राम के ऊपर हमें XYZ एडटेक की डीपीपीस मिल जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, लेक्चर तो आपके अटेंड कर लेते हैं, डीपीपीस उनकी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एज अ चैलेंज आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर सच में आपको प्रिपरेशन करनी है ना, तो ये आप गलत कर रहे हो। क्योंकि जब कोई टीचर एक सीक्वेंस में पढ़ाता है ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसी सीक्वेंस के अंदर प्रैक्टिस करना। हाँ, एक बार आपका टॉपिक कवर हो जाए, एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद में एज अ चैलेंज तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी एडटेक के मॉड्यूल्स उठाकर उनके सवाल कर सकते हो। भाई वो भी तो जरूरी है ना कि भाई हमारे टीचर हमको ढंग से पढ़ा भी रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप बाहर के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो लेकिन जब साथ साथ चैप्टर कर रहे हो ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर पढ़ो, वेबसाइट के ऊपर पढ़ो, वेबसाइट के ऊपर पढ़ो। अगर आप टोटली मुझ पर डिपेंडेंट हो, भाई आपने फिजिक्स का सर्वा मुझे ही मान रखा है, तो फिर मेरी पूरी बात मानो, आधी अधूरी बात मत मानो। ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई, ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, और आगे चलते हैं यहाँ से। तो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, काफी सारे स्पेसिफिक केसेस बनते हैं। हालांकि सबका जो बेस है वो बेसिक डेफिनेशन है,
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, बट पहले अपन एक नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ये बहुत जरूरी है जानना। अब ये होता क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड है, इंस्टेंट वर्ड आ रहा है यहां पर, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम। नोटिस करो, जब भी आपको एवरेज पूछा जाता है ना, ओवर अ पीरियड पूछा जाता है, ओवर अ डिस्टेंस इंटरवल दिया जाएगा, ओवर अ टाइम इंटरवल दिया जाएगा, तब जाके एवरेज पूछा जाएगा। नोटिस करो, हमेशा ध्यान रखो, ये बच्चों को नहीं पता होता कि जब भी एवरेज पूछा जाता है, ओवर अ पीरियड पूछा जाता है कि यहां से लेके यहां तक का एवरेज बताओ। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, आपको सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंट गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। एग्जैक्टली एक इंस्टेंट दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट 1 इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी या स्पीड की जो वैल्यू है, वही क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जब न्यूटन मोशन के रूल्स बना रहे थे, तब उनके सामने ये प्रॉब्लम आई। एवरेज का आंसर तो वो रेशियो की फॉर्म में दे सकते थे, हमने भी दे दिया, लेकिन जब बात हुई इंस्टेंट की, तो उस टाइम पर वो मैथ्स ही एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसकी न्यूटन को जरूरत थी। उन्होंने अपनी पहले तो नई मैथ्स बनाई, जिसको आज हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं, और फिर उस कैलकुलस की मदद से उन्होंने बताया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। थैंक्स टू हिम आज तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, उन्होंने तो पूरी मेहनत करी थी। तो आज हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसे निकाला जाएगा, तो यहां पर दो अलग अलग चीजें हो सकती है। पहली चीज कि आपको पक्का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है उसके बीच का रिलेशन गिवन होगा, उसके बिना ये सवाल नहीं बनता। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेसिक मैथ्स के अंदर कि कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशन है, वो दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स, मतलब जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है, वो आपको कैसे दिया जाए, वो आपको दिया जाए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस फॉर्मेट में आपको क्या दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि अलग अलग इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन कहां पर है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसे जैसे मैंने दे दिया कि एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, और उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है मान लो, और उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कैसे दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, ऐसे दे रखी है। तो सीधा सीधा आपको पता पड़ गया कि यार एक्स किसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, मुझे टाइम के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इन दिस पर्टिकुलर केस हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा हमें क्या करना है, हमें इसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। हमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, दैट्स इट। तो हमारे पास में वेलोसिटी आ जाएगी, हम किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर जो एग्जाम्पल हमने लिया, इस एग्जाम्पल के लिए कोई अगर हमसे पूछता कि बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता, 2t, माइनस 3t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, -3, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, 0। तो ये हो जाती है हमारी वेलोसिटी। फिर हम किसी भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं। कोई पूछता t इज इक्वल टू 1 पर निकालो, तो यहाँ पर 1 डाल देते। कोई पूछता t इज इक्वल टू 2 पर निकाल दो, यहाँ पर 2 डाल देते। कोई पूछता t इज इक्वल टू 5 पर निकालो, यहाँ पर 5 डाल देते। वो बाद की बात है, बट हम किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आ रहे हैं ना समझ में, किसी भी इंस्टेंट पर, जो इंस्टेंट कहोगे उस इंस्टेंट पर मैं आपको वेलोसिटी निकाल के दे दूंगा। तो एक तो ये हुआ, ठीक है। और रही बात दूसरे तरीके की कि एक्स और टाइम, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है,
ठीक है, वो एक और तरीके से भी तो दिया जा सकता है। वो आपको दिया जा सकता है एज ए ग्राफ बिटवीन, एज ए ग्राफ बिटवीन एक्स एंड टी। अब जब मैं ऐसे लिखता हूं ना एक्स एंड टी, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी वाई एक्सिस पर होगी और ये वाली क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर होगी, है ना। ये ग्राफ को लिखने का तरीका होता है। मतलब आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया जा सकता है, फॉर एन एग्जांपल, कि मैंने आपको क्या कर दिया, ऐसा एक ग्राफ दे दिया कि भैया एक पार्टिकल है, उसकी अलग अलग टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना, वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, अलग अलग टाइम पर, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अपन ग्राफ बना रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है। तो दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता पड़ गया। इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाती है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का ग्राफ के अंदर मैंने क्या मतलब बताया था, मैंने बताया था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये मैंने आपको मतलब बताया था। मतलब आपको क्या निकालना है, सीधा सीधा टेन थीटा निकालना है, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ये जो इंस्टेंट है, ठीक है, मान लो ये आपका इंस्टेंट है t1, ठीक है, इस इंस्टेंट के ऊपर मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी है, इस इंस्टेंट के ऊपर मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहां पर, ठीक है, और फिर आप ये देखोगे कि ये टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, मान लो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सीधा सीधा आपसे कोई पूछे कि बताओ इस इंस्टेंट पर t1 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ वेलोसिटी एट t1, तो पहले तो ध्यान दो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है, आपको एक सिंगल इंस्टेंट दिया हुआ है। कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, और थीटा यहां पर कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, तो ये आ जाएगा आपका √3 मीटर पर सेकेंड आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, मतलब आप में से कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर 60 कहां से आया, ये दिया जाएगा, मतलब सम हाउ इट विल बी गिवन टू यू, सम हाउ इट विल बी गिवन टू यू, क्या आपको दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दो ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं अपन, ध्यान से सीखना बेटा। अब नोटिस करो कि अगर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, तो टाइम पीरियड में तो क्या होता है, हो सकता है पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, क्योंकि उस पास में एक टाइम पीरियड है, हो सकता है पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। और अगर वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप ओवर अ पीरियड स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करते हो तो दोनों अलग अलग हो सकती है। मैंने आपको केसेस भी बता रखे हैं कि पार्टिकल यूनिडायरेक्शनली मूव करता है तो दोनों इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल होता है, और अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाती है और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है, एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, अब आपको एक इंस्टेंट दिया जा रहा है, सोच के देखो, सिंगल इंस्टेंट है, मतलब पार्टिकल के पास में टाइम ही नहीं है अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का। अगर आप किसी सिंगल इंस्टेंट की बात कर रहे हो तो पार्टिकल के पास में टाइम ही नहीं है अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कंपेयर करोगे 100% ये तुम्हें इक्वल मिलेंगे, 100% तुम्हें इक्वल मिलेंगे, बिकॉज फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम देर इज नो स्कोप ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ये किसी को नहीं पता होता, डायरेक्ट रटवा दिया जाता है। ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि जो आपने डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी निकाला है, जो आपने डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी निकाला है, आपको इसका मॉड्यूलस लेना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आया सबको समझ में? दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये हमारे न्यूटन भाई साहब जी की देन है। और यहां पर आप क्लियरली नोटिस कर रहे हो किसका यूज हो रहा है, यहां पर आप क्लियरली नोटिस कर रहे हो, यहां पर डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, कैलकुलस का यूज हो रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो जैसे ये मैंने वेलोसिटी निकाली, तो अगर आपसे कोई पूछता कि बताओ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 कितना होगा, तो यहां पर आप t की जगह 1 रख देते तो 2 - 3 बनता, यानी कि कितना आ जाता, तो ये आ जाता आपका वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, ये कितना आ जाता आपका 1 मीटर पर सेकंड आ जाता, और -1 आता इनफैक्ट, ठीक है ना, -1। तो ये आ जाता आपका, ये आ जाता -1 मीटर पर सेकंड। और इसी में अगर कोई आपसे पूछ लेता कि बताओ स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 कितनी होगी, मतलब इस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी होगी, तो अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी वेलोसिटी आई है ना, उसी का आपको मॉड्यूलस लेना है। तो वेलोसिटी कितनी आई है, -1, तो -1 का मॉड्यूलस कितना है, +1 हो जाएगा। तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होती है। आया सबको समझ में? अच्छे से एक एक चीज आपको समझ में आई। यहां पर छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इसको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है और मैं क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लोर करूंगा, बट फिलहाल के लिए एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप अच्छे से सीखने की कोशिश करना। तो आपको दिया जाएगा कि एक पार्टिकल जो है ना, वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन है, ठीक है ना। तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम ओरिजिन से उसकी सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इट्स पोजीशन या इट्स डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें लिखी जा सकती है, फ्रॉम origin is given by x is equals to t square minus 4t एंड +2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ऐसे उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा, जो कि आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपसे देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में अपन मल्टीपल क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया हमें ये बताओ कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से देखना बेटा एक एक क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान होता है, इनिशियल पोजीशन निकालो फाइनल पोजीशन निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो हमने क्या करा, यही किया हमने सबसे पहले इनिशियल पोजीशन निकाली, ठीक है। हमने निकाली इनिशियल पोजीशन। तो जो इनिशियल पोजीशन है
वो कितनी निकल के आई? तो इनिशियल पोजीशन हमने निकाली, इसको हमने एक्स आई नाम दे दिया। इनिशियल का मतलब है, मैंने सॉरी टी टाइम लेना था यहाँ पर, है ना, मैंने एक्स दे दिया, टाइम लेना था। टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 5 तक, है ना। टाइम इंस्टेंट्स गिवन है, होती रहती है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां। तो इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया? टी इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन, इस मोमेंट पर पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा पोजीशन, इसमें हम टी की जगह रख देंगे 0। तो जैसे आप यहां पे 0 रखोगे, यहां पर 0 रखोगे, तो एक्स इनिशियल कितना आ जाएगा? एक्स इनिशियल आ जाएगा हमारा सीधा सीधा 2 मीटर आ जाएगा, सीधा सीधा 2 मीटर आ जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ फाइनल पोजीशन कितनी होगी, फाइनल पोजीशन कितनी होगी, तो ये भी आप निकाल सकते हो। इसको हमने एक्स फाइनल नाम दिया। फाइनल पोजीशन का मतलब है टी इज इक्वल टू 5 पर पोजीशन। तो यहां पर टी की जगह अपन 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 5 इंटू 4, मैं लिख ही देता हूं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड प्लस 2। तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस का 20 एंड प्लस का 2। 25 माइनस 20, 5 प्लस 2 करोगे तो 7 मीटर इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। 7 मीटर इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो आप नोटिस करो, हमारे पास में इनिशियल पोजीशन आ गई, हमारे पास में फाइनल पोजीशन आ गई। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारे पास में है 7 और इनिशियल है हमारे पास में 2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा 5 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अगर इसी का फॉलोअप क्वेश्चन होता, अगर हमसे ये पूछा जाता, सेकंड क्वेश्चन, अगर हमसे ये पूछा जाता कि बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी इन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 5 इंटरवल। ये जो टाइम इंटरवल आपको गिवन है, बताओ इस पर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। इनफैक्ट एवरेज नहीं भी लिखता ना तो भी हमें पता पड़ जाता कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि सर ने बताया था कि जब भी ओवर एन इंटरवल आपसे कुछ पूछा जाए तो पक्का एवरेज पूछा जा रहा है। तो अब तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है वी एवरेज, अपन लिख देते हैं इसको। तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपसे डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता तो भी आपको ये करना पड़ता। मैं तो आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बट आप समझो कि एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए उसके बाद में ये पूछा जाए। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए। तो सर आपने ये क्यों सिखाया? ये इसलिए सिखाया है सर, डिस्प्लेसमेंट तो आप पिछली क्लास में करवा चुके थे, इसलिए यहां पर मैंने करवाया कि इवन इसको निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो अब तो हमारे लिए आसान हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 0 से लेके 5 तक का कितना है? 5 मीटर है। और टोटल टाइम भी कितना है? 5 सेकेंड है। 5 से 5 कट गया तो ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। बट अगर इसी क्वेश्चन के अंदर देखना, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर अक्सर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स गलती कर देते हैं। मैं बहुत खास तरीके से बता रहा हूं, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर इसी पॉइंट पर तुम्हें पूछ लिया जाता कि नहीं बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें तो टोटल डिस्टेंस बताओ, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आपकी t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 5 तक का जो इंटरवल है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, आप इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो? मैं बताता हूं कहां गलती करेंगे। ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तब तक ही आपस में इक्वल होते हैं जब तक पार्टिकल यूनिडायरेक्शनली मूव करे।
भाई हमें डिस्टेंस निकालिए, मतलब टोटल पाथ निकालना है। तो जब तक पार्टिकल यूनी डायरेक्शनली मूव करेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वही डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि हमें ये चेक करना है कि क्या पार्टिकल यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है थ्रू आउट, या फिर कहीं रुक कर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी, आपको हमेशा चेक करना है, चेक इफ पार्टिकल हैज स्टॉप्ड एंड टेकन अ यू टर्न। ये आपको हमेशा चेक करना है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बेटा, वो बहुत केयरफुल होके करना है आपको। ठीक है। तो अब आपको पहले ये चेक करना है कि भैया कहीं पार्टिकल इस इंटरवल में रुका तो नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे, ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, अगला सवाल आया कि ये हम कैसे चेक करें। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपका क्लियर हो जाएगा कि जब भी आपको ये चेक करना है कि पार्टिकल यूटर्न कहां ले रहा है, तो अब नोटिस करो कि कोई भी पार्टिकल अगर चलते 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 यूटर्न लेगा तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर वो स्टॉप होगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर वो स्टॉप होगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जब भी आपको ये चेक करना है कि पार्टिकल ने यूटर्न लिया है या नहीं लिया, आपको ये देखना है कि पार्टिकल स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ, पार्टिकल स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ। तो कैसे चेक करें? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो वेलोसिटी है, मतलब जो dx डिवाइडेड बाय dt, हमने हर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी निकाली है उसको हम जीरो रख के देख लेंगे। उसको हम किसके इक्वल रख के देख लेंगे? जीरो। क्योंकि हमें पता है कि जिस इंस्टेंट पर उसने यूटर्न लिया है उस इंस्टेंट पर वो पक्का रुका होगा। सोचो कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी? तो हमें x दिया हुआ था, सवाल वही है जो पिछला वाला है। तो x हमें कितना दिया हुआ था? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 था। तो v कितना हो जाएगा? dx डिवाइडेड बाय dt, और डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ t माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ t माइनस का 4 आ जाएगा। और इसको हम किसके इक्वल रख देंगे? इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो t कितना आ जाएगा आपका? 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल आउट हो गया 2 सेकेंड। तो हमें पता पड़ गया कि हाँ यार 2 सेकेंड पर पार्टिकल रुका है और पार्टिकल ने अपना यूटर्न लिया है। नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम इंटरेस्टिंग। तो अब क्योंकि आपको पता है कि 2 सेकेंड पर पार्टिकल रुक रहा है, तो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। आप क्या करोगे? सबसे पहले तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, या तक की डिस्टेंस निकालोगे। अब क्योंकि इस इंटरवल में पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से यहां तक एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यही आपके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। मतलब हमें सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले x इनिशियल निकाल लो, कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 0 रखो। तो जैसे t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इनिशियल कितना आ जाएगा? 2 मीटर। फिर x फाइनल निकालो, t इज इक्वल टू 2 रखो। तो जैसे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस हो गया 2। तो 4 4 माइनस का 8 एंड प्लस का 2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 मीटर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन वगैरह एक बार चेक कर लेना। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब माइनस का 2 मीटर और माइनस माइनस प्लस का 2 मीटर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ओवरऑल आ गया आपका माइनस का 4 मीटर। यानी कि आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई? यानी कि आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई? तो डिस्टेंस आ गई आपकी प्लस
4 मीटर, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली चीज हमें पता पड़ गई। अब आते हैं हम हमारी दूसरी चीज के ऊपर। ये है हमारी दूसरी चीज। अगला जो पार्ट है वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब इस इंटरवल में भी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि यूटर्न तो उसने यहां पर ले लिया, अब वो वापस से एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो वापस से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। कर लो। तो यहां पर भी सबसे पहले x इनिशियल निकालो, मतलब t इज इक्वल टू 2 रखो, तो अभी अभी हमने रखा था माइनस का 2 मीटर आएगा। और x फाइनल निकालो, मतलब t इज इक्वल टू 5 रखो, तो हमने देखा था 7 मीटर आएगा, 7 मीटर आएगा। यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो 7 माइनस ऑफ -2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, +9 मीटर आ जाएगा। और यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, यही आपकी डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, 9 मीटर होगी। और अब आप क्या कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई आपकी, तो अब आप ये निकाल सकते हो कि जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर प्लस 9 मीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेटा आपको लगता है कि चीजें हाईफाई पूछी जाती है, हाईफाई नहीं पूछी जाती, मैं फिर बता रहा हूं आपको, हाईफाई चीजें नहीं पूछी जाती। चीजों को बहुत गहराई तक जाके पूछा जाता है, आपसे चेक किया जाता है कि आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अब ये जो क्वेश्चन है, सबको पता है डिस्टेंस के बारे में, सबको रटा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, सब कुछ पता है सबको, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में गहराई से नहीं समझा। जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर पार्टिकल यूनिडायरेक्शनली मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी आपसे डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जरूर चेक कर लेना कि जो इंटरवल दिया गया है उसमें कहीं पार्टिकल स्टॉप तो नहीं हुआ है, जरूर चेक कर लेना, एंड दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसी का फॉलोअप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, उसमें आपको यही काम करने की जरूरत पड़ेगी कि मान लो आपको डायरेक्ट क्या पूछ लिया जाता, आपको यहीं पर कर लेता हूं मैं, है ना, यहीं पर बता देता हूं कि मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ लिया जाता कि बताओ t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अगेन भाई एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, इसका मतलब हमें एवरेज डिस्टेंस की जरूरत, हमें टोटल डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगेन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें एनीवेज ये करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब फॉर्चुनेटली हमने निकाल रखी है तो यहां पर तो डायरेक्ट हो गया। तो डिस्टेंस हमने कितनी निकाली है, हमने निकाली है 13 मीटर, और टाइम कितना है 5। तो कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड, तो ये आ जाएगी 2.6 मीटर पर सेकेंड, इतनी आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा कैलकुलेशन मेरी थोड़ी गड़बड़ है, तो आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसको रेक्टिफाई कर लेना या मुझे बता देना कमेंट्स के अंदर। ठीक है, उसको ऐसे हवा बनाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लेना, है ना। और इससे आप ये वाला फैक्ट भी चेक कर सकते हो, ये जो हमने किया इससे आप ये वाला फैक्ट भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कम है और एवरेज स्पीड जो है वो ज्यादा है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आप कम से कम जो गलती मैं बता रहा हूं वो गलती आप ना करो। ठीक है, हालांकि नीट के लेवल पर बात करी जाए तो इतना ज्यादा डेप्थ तक जाने की कोशिश नहीं करते क्वेश्चन को सेट करने वाले, बट फिर भी अगर कर लें या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो इन सब चीजों का यूज किया जा सकता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब
क्लास का ड्यूरेशन जो है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं क्लास को एंड करना चाहूँगा एक छोटे से पॉइंट के साथ में, छोटा सा जो पॉइंट है उसके साथ में, ठीक है। या फिर अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक खत्म करते हैं डिस्कशन को एक्सेलरेशन के बारे में। और जो यूज ऑफ कैलकुलस है, अभी तो हमने यूज ऑफ कैलकुलस को एक्सप्लोर नहीं किया, आगे भी करेंगे, उसको अपन हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। आज वैसे भी काफ़ी लोडेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ इट एंड आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये तो आप ही बताओगे मुझे कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स करने में कंजूसी मत करा करो यार। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कमेंट जरूर करो, कुछ भी, अच्छाई बुराई कुछ भी आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपकी कमेंट्स से हमें यूट्यूब के ऊपर थोड़ा थोड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा, कमेंट्स के अंदर आप मुझे बता ही दोगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसकी डीपीपीज वगैरह जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।